नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे आप लोग। चलिए, इंतजार होगा आप लोगों को इस समय का। चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग स्पीड पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत थोड़ा ज्यादा निकल गई है। कार्य क्या है? अरे यार, पूछ रहा है कि कार्य क्या है। आप काम करते हैं ना, तो आपके पास ऊर्जा है तभी ना काम करते हैं। आपके पास ऊर्जा है तभी ना काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कार्य क्या है, तो कहिएगा कार्य। कार्य क्या है तो कहिएगा कि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो बल लगने से कितना दूरी तय करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य हुआ। फिजिक्स में ये काम हुआ। फिजिक्स में काम का मतलब होता है कि किसी वस्तु पर बल लगे और बल के कारण वो चले, उसमें विस्थापन हो, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स काम हुआ। तो बताइए, पूछ रहा है वही कार्य क्या है। तो बताएंगे, कार्य जो होती है ना, कार्य जिसको वर्क कहा जाता है, बल तथा विस्थापन के, बल तथा विस्थापन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल, एगो बात हम लिख रहे हैं, अदिश गुणनफल को इंग्लिश में कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एक बात बताइएगा, कार्य कौन करता है? बल काम करता है, वस्तु काम नहीं करता है। सर, काम कौन करता है? बल काम करता है, वस्तु काम नहीं करता है। तो कहा जाएगा कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य जो होती है, कार्य बराबर बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि सर, अदिश गुणनफल के बराबर मतलब कि कार्य जो होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। दो वेक्टर का क्या है? हमारा डॉट प्रोडक्ट होती है। तो W बराबर हो गया F इंटू S के बराबर हो गया, यही ना है हमारा। तो जरा एक बार देख लीजिएगा प्यार से, ये बताइएगा इसका SI यूनिट क्या होने वाली है। तो इसका SI मात्रक जूल होती है। 1 जूल बराबर हो गया 1 न्यूटन गुने 1 मीटर के बराबर। 1 न्यूटन गुने 1 मीटर हो गया, यही ना। कभी कभी यहां से भी आता है। तो कार्य में यहाँ पर है, ये बल हमारा वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन दो वेक्टर का जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर होती है। तो ये बताएंगे, यहाँ पर जो होती है ये अदिश राशि होती है। कौन राशि है हमारा? ये अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्केलर क्वांटिटी में इसमें कहिएगा, इसे व्यक्त करने के लिए, इसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। सही जवाब बन गया ना यहाँ पर। इसमें दिशा नहीं होती है। तो बताइएगा, इसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। कार्य जो होती है बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होती है। तो कह रहा है कि कोई दिशा नहीं होती है, नो डायरेक्शन, लेकिन परिमाण होता है। तो लीजिए, यही तो बातें हो गई। 1 नंबर आंसर हो गया ना। हाँ, 1 नंबर आंसर हो गई है हमारा ये। आगे बढ़ जाते हैं। कार्य कौन करता है? बल काम करता है, वस्तु काम नहीं करता है। अब लीजिए, अगले सवाल का जवाब दे दीजिए। थोड़ा सा इस सवाल पर समझने की कोशिश कीजिएगा। कर कि निम्नलिखित में कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? पोटेंशियल एनर्जी के उदाहरण है। ये हमारा स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? कहेंगे कि किसी वस्तु की स्थिति, आकृति या दोनों में परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु की स्थिति, आकृति या दोनों में परिवर्तन के कारण पहले के अपेक्षा उसमें ज्यादा ऊर्जा हो जाती है। बदल देंगे स्थान, तब पहले के अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा हो जाती है। और उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा, जिसके कारण पहले के अपेक्षा ज्यादा काम करेगा। जब ऊर्जा है तो काम करेगा ना। तो किसी वस्तु की स्थिति, आकृति या दोनों में परिवर्तन के कारण उसमें जो काम करने की क्षमता, डेट मीन्स ऊर्जा हो जाती है, वही ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और स्थितिज ऊर्जा के लिए आप लोग जानते होंगे कि फॉर्मूला जो होती है, Pe बराबर होती है mgh के बराबर। Pe बराबर क्या होती है? mgh के बराबर। तो ये बताइएगा, Pe जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊंचाई के बढ़ने से बढ़ेगा। और एगो आप लोग काइनेटिक एनर्जी का सूत्र जानते होंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² होती है, यही ना होती है। तो अब समझना है,
घर के छत पर रखी एक ईंट, बताइए घर के छत पर एगो ईंट रखा हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा तो होगा ही होगा। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, तो आप कहिएगा कि जब एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, तो जब घूम रही है तो आपके मन में आएगा कि सर उसमें गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि घूम रही है, उसमें चाल है, उसमें वेग है। तब बताइए जब वो घूम रही है तो क्या उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा? क्या उसका द्रव्यमान नहीं है? उसमें जी काम नहीं करेगा? उसमें ऊंचाई नहीं है? तो कहिएगा है। तो याद रखेंगे गतिशील वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, जिसको एक साथ यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है तो कहिएगा इसमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। इसमें दोनों होगा, इसमें काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा। संपीड़ित स्प्रिंग, जब स्प्रिंग को हम लोग दाब कर रखते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा, जब खींच कर भी रखिएगा तो स्थितिज ऊर्जा पहले से ज्यादा, और नहीं भी खींच कर रखिएगा तो स्थितिज ऊर्जा होगा लेकिन कम होगा। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, डैम्प में हम लोग जो पानी स्टोर करके रखते हैं उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगा। तो आप ही बता दीजिएगा कि ऊपर वाला में भी है, इसमें हमारा दोनों ऊर्जा है, तो स्थितिज है कि नहीं है? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है तो कहिएगा इसमें कह दिया जाए कि सिर्फ स्थितिज ऊर्जा किस में होती है, तब हम लोग ए, सी और डी मारते हैं। लेकिन यहां पर सिंपली कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा किस में होती है, तो कह दीजिएगा कि ये हमारा चारों में होगी। यही हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। तो कहिएगा उड़ता हुआ पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? यही सवाल आपसे ऐसे कह देगा, उड़ता हुआ पक्षी में, यहां पर देखिए भाई हम दे रहे हैं सवाल को आपको, उड़ता हुआ पक्षी में डैश डैश ऊर्जा होती है, डैश डैश ऊर्जा होती है। उड़ता हुआ पक्षी में डैश डैश ऊर्जा होती है। तो बता दीजिए, पहला नंबर हो गया स्थितिज ऊर्जा, दूसरा नंबर हो गया गतिज ऊर्जा, कहिएगा काइनेटिक एनर्जी, तीसरा नंबर हो गया ए एंड बी दोनों हो गया, और चौथा नंबर में हो गया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बताइएगा कौन हो जाएगा? तो दोनों ऊर्जा होगा ना इसमें, हाँ दोनों ऊर्जा हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज बोथ, दोनों ऊर्जा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे भी समझने की कोशिश करना है आपको। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। यदि एक साधारण लोलक माने सिंपल पेंडुलम की बात किया जाए, यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो सबसे पहले तो लोलक की लंबाई और आवर्तकाल के बीच आप लोग संबंध देखिएगा। लोलक की लंबाई और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध होती है? तो लोलक की लंबाई और आवर्तकाल के बीच यही संबंध होती है, T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। यही ना सूत्र लगा देना है। एक बात बता दीजिएगा, यहाँ 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई के हो जाएगा। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा, क्योंकि आवर्तकाल और आवृत्ति में उल्टा संबंध होता है, उल्टा रिलेशन होती है। अब ये देखिएगा यहाँ पर T में और G के बीच में कैसा संबंध हो गया? तो ये कह दीजिएगा G का पावर -1/2, ये उल्टा संबंध होती है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से कभी कभी पूछता है, ग्राफ भी पूछता है। TL ग्राफ की बात करेंगे तो TL ग्राफ बराबर परवलयकार होती है। परवलयकार इंग्लिश में क्या बोलिएगा? पाराबोलिक होती है। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं। और T² ग्राफ जो होती है, T² ग्राफ बराबर कह दीजिएगा सरल रेखा होती है। कौन रेखा? सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ये स्ट्रेट लाइन होती है। ये दोनों बातें अति महत्वपूर्ण बातों को हमने लिखा है यहाँ पर। ये तो बन ही जाएगा क्वेश्चन आपसे, लेकिन यहाँ से देखिए, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। कितना कर रहा है लंबाई? लंबाई अगर 4 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। 4 का वर्गमूल। तो आंसर कौन होने वाला है? 1 नंबर आंसर हमारा सही होने वाला है।
बन गया 1 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब बन गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन उससे भी अच्छी बातें हम यहाँ पर ये लिखे हैं, उससे भी अच्छी बातें हम यहाँ पर लिखे हैं कि टीएल ग्राफ कैसा होगा, परवलयाकार, और टी स्क्वायर एल ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। आवर्त काल और आवृत्ति में उल्टा संबंध होती है। ये भी बातें कभी कभी आवृत्ति भी पूछता है। आवर्त काल 1 बराबर 1 बटा हो जाएगा क्या हमारा, आवृत्ति हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये। चलिए क्लियर बातें, तो क्लियर बातें हो गई यहाँ पर। ये आगे बढ़ जाइए आप लोग। अगला 4 नंबर सवाल का जवाब दे दीजिए। 4 नंबर में क्या कह रहा है जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है, इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर, पक्का फर्श का नाम सुने हैं ना, पक्का फर्श दम प्लस्तर कैल है, दम आरसीसी कैल है, पक्के फर्श पर, और दूसरा तकिया पर गिराया जाता है। भाई मेरे तकिया पर गिराया जाता है, तो निम्न में कौन सा संभावित परिणाम रिजल्ट नहीं होगा, नहीं पूछ रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा। कह रहा है कि विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न स्तर के बल लगते हैं, भिन्न स्तर के बल लगते हैं। हाँ ये सही है, परिणाम नहीं होगा, रिजल्ट नहीं है। दोनों अंडे टूट जाएंगे, कहिएगा कि दोनों अंडे सरकार नहीं टूटेंगे। इसलिए नहीं टूटेंगे कि एक अंडा तकिया पर गिराया जाता है, जब तकिया पर गिराया जाता है तो अचानक उस पर बहुत बड़ा बल बहुत ही कम समय के लिए नहीं लग रहा है, माने कि बहुत बड़ा बल जो है बहुत ही कम समय के लिए नहीं लग रहा है। यहाँ संवेग में परिवर्तन की दर में वृद्धि हो गया। बताइएगा, तो वो अंडा जो है नहीं टूटेगा, नहीं फूटेगा, ठीक ना, नहीं टूटेगा, नहीं आपका फूटेगा, टूट जाएगा। तो कहिएगा तकिया पर गिराया गया, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं तकिया पर, तकिए पर गिराए गए, तकिए पर गिराए गए अंडा, तकिए पर गिराया गया अंडा नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, टूटेगा न्यूटन के गति के दूसरे नियम से ये समझना है, नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ संवेग में परिवर्तन, क्योंकि यहाँ संवेग में परिवर्तन की दर में, संवेग में परिवर्तन की दर में कमी आती है, संवेग में परिवर्तन की दर में कमी आती है, कमी आती है। संवेग में परिवर्तन की दर में क्या आती है सर, कहिएगा कमी आती है। और जब संवेग में परिवर्तन की दर ही बल ना होता है, बल में जब यहाँ पर कमी आती है तो क्या अंडा वो टूट जाएगा, तो कहिएगा नहीं, अंडा वो टूटेगा नहीं। तकिए पर गिराया गया, तकिए पर गिराया गया अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ संवेग में परिवर्तन की दर में कमी आती है। वही कहानी ये बताइए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यही है हमारा न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है हमारा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ऐसा क्वेश्चन पूछता है लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आप लोग समझिएगा। जैसे क्रिकेट मैच में कैच लेते समय खिलाड़ी अपना हाथ क्या करता है, पीछे करता है। क्यों पीछे करता है, क्योंकि यहाँ समय बढ़ जाए तो बल कम लगे, माने कि चोट कम लगे, हाथ पर चोट कम लगता है, जिसके कारण हाथ को वो क्या करता है, पीछे करता है। और ऐसा ही एग्जाम्पल कह दीजिएगा कि कैच लेते समय क्रिकेट मैच में कैच लेते समय, क्रिकेट मैच में कैच लेते समय क्रिकेट कहिएगा, क्रिकेट मैच में कैच लेते समय खिलाड़ियों द्वारा हाथ पीछे करना, खिलाड़ी द्वारा हाथ पीछे करना इसी के अंतर्गत आएगा, हाथ पीछे करना इसी में आएगा, यही हमारा आएगा, सेकंड लॉ का ही अंतर्गत आएगा। सारी बातें लिखवा रहे, दो इंपॉर्टेंट बातें लिखवा रहे हैं, इसलिए सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ये गलत हो गया, बी नंबर गलत। पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर विस्तृत बल कार्य करता है। सही तो है, आ तो गया, यहाँ पर दिया हुआ भी है।
बताइएगा कम समय में एक बहुत बड़ा बल काम करता है, क्योंकि वो धंसेगा नहीं, धंसेगा पक्का फर्श, तो जिसके कारण बल जो है कम समय में बहुत बड़ा बल लगेगा और वो बेचारा टूट जाएगा, वो टूट जाएगा वहां पर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण समझ रहे हैं ना, क्षैतिज त्वरण जमीन पर ले जा रहा है, क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। ठीक है, क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा सत्य है? लो भाई, एक गाड़ी है एक गाड़ी है और गाड़ी में बताइएगा तेल भरा हुआ है, जैसे कि गाड़ी नहीं आता है आपका तेल वाला, मिट्टी के आपका ये डीजल वाला, पेट्रोल वाला, तो उसमें आपका भरा हुआ है। देखिए यहाँ पर गाड़ी है, यहाँ पर ये गाड़ी हो गया हमारा, यहाँ पर ये लीजिए भाई गाड़ी हो गया और इसमें भरा हुआ है। यहाँ पर ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये बताइएगा यहाँ तक, ये देखिए ड्राइवर यहाँ पर बैठा हुआ अपने केबिन में, बेचारा अपने केबिन में ड्राइवर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ तक तेल इसमें भरा हुआ है, तेल इसमें यहाँ तक भरा हुआ है और ये गाड़ी बताइए किधर जा रही है? ये गाड़ी बेचारा आगे जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी एक समान त्वरण से आगे जा रही है, तो एगो बताइएगा यहाँ पर ये जड़त्व का नियम लागू होगा ना, तो ये कहिएगा आगे जा रही है, तो ये इधर वाला थोड़ा सा क्या रहेगा, ज्यादा उठा रहेगा, इधर वाला ज्यादा उठा हुआ रहेगा। अचानक जब गाड़ी में ब्रेक लगाई जाती है तो ये क्या होती है, आगे भागता है। तो ये बातें कह रहा है यहाँ पर कि द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है, और टैंक के पीछे की ओर उठता है। हाँ, सही जवाब तो है, टैंक के पीछे की ओर उठता है, ये सही जवाब आ रहा है हमारा। यही ऑप्शन हमारा सही होगा, यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है हमारा, यही जवाब हमारा सही हो जाएगा। कौन नंबर होगा? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। जैसे आप ही बताइए ना, बाइक पर आप चलते हैं और कोई आदमी बाइक एकाएक स्टार्ट करता है तो आप किधर की ओर, पीछे की ओर झुक जाते हैं, किस लिए? क्योंकि आपका बॉडी विराम में है, तो कहता है कि भैया हम विराम में रहेंगे। हम किस अवस्था में रहेंगे? विराम की अवस्था में रहेंगे। तो बताइएगा प्रश्न का सही जवाब कौन सा आ रहा है वहां पर? तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहां पर सही है। लीजिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें 50% लोग फेल होने वाले हैं, इसमें 50% फेल होगा। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? अच्छा सवाल है ये। सुनिए, पानी के अंदर किसी निश्चित गहराई पर अगर दाब पूछा जाए तो कौन सूत्र से निकाला जाता है? उसको गेज दाब कहा जाता है। कौन दाब हो गया? गेज दाब। तो हम वही बातें लिख दे रहे हैं, पानी के अंदर द्रव के अंदर कर दीजिएगा, द्रव के अंदर, पानी की जगह पर द्रव कर दीजिएगा। द्रव के अंदर किसी निश्चित गहराई पर, निश्चित गहराई पर दाब की बात करते हैं, दाब माने प्रेशर की बात करते हैं, तब P बराबर होता है रो जी एच के बराबर। रो जी एच, रो का मतलब होता है घनत्व, रो माने रोना नहीं होती है, रोइए नहीं सवाल देखकर, घनत्व होती है। H का मतलब होता है गहराई हो गया। तो एक बात बताइएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H के हो गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो का होता है। तो आप ही बताइएगा, पानी के नीचे जैसे जैसे जाते हैं दबाव बढ़ता है ना, तो ये कह रहा है दबाव बढ़ेगा। बताइए, जिस द्रव का डेंसिटी ज्यादा होगा उसमें दबाव का मान भी ज्यादा मिलेगा। बहुत अच्छी बातें लिखे हैं, ये मोस्ट VVI बातें लिखे हैं और अच्छी सवाल भी है हमारा यहाँ पर। ये तो कह रहा है कि मुक्त सतह से गहराई कम होती है, माने कि हम लोग ऊपर आते हैं, जब ज्यादा गहरा है तो दबाव ज्यादा है, जब ऊपर आएंगे तो दबाव क्या होगा? कमेगा, कम हो जाता है। राइट ऑप्शन इज कौन हो जाएगी हमारा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन नंबर हो जाएगा सर? तो कहिएगा कि हाँ सर जी, यहाँ पर सही जवाब हमारा आ रहा है। कितना नंबर? तो कहिएगा ये नंबर हमारा आ गया। चलिए C नंबर ऑप्शन सही हो गया, कम हो जाता है।
अच्छा सवाल था ये ना, हाँ अच्छा सवाल था। सेशन शेयर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, थोड़ा समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, समझिएगा तभी बनेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन बतला रहे हैं, एग्जाम में बनने वाली क्वेश्चन बतला रहे हैं, गोदना नहीं गोद रहे हैं। एक होता है ना गोदना, हाथ पर गोदा जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, वैसे नहीं कर रहे हैं हम। हमारा काम है क्वेश्चन को सटीक आंसर देना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाना, क्रिएट करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है। बताइएगा, पात्र के दीवार पर, किसी पात्र में हम लोग गैस भर देते हैं तो उसकी दीवार पर वो गैस लगाता है, किसका दबाव है वो, क्या लगाया गया बल क्या है वो हमारा। तो एक पात्र की दीवार से चिपक जाना गलत हो गया। कि गतिज ऊर्जा का क्षय होना, कहिएगा नहीं सर, कि दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन, दीवार से टकराएगा तो उसके संवेग में परिवर्तन हो गया, तो दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन होती है। सही जवाब बन गया, कौन नंबर हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। और याद रखिएगा कि किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होती है। किसके बराबर, संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। ये याद रखना है इस चीज को। द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है। कह कि द्रव और गैस में ताप अंतरण, मन कहने का मतलब ये होती है कि द्रव और गैस जो होती है किस विधि द्वारा गर्म होता है, किस विधि द्वारा गर्म होता है। तो याद रखेंगे उष्मा किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो द्रव और गैस जो होती है कौना विधि से, तो कहिएगा कि संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। संवहन विधि में माध्यम का कण भाग लेता है। तो उष्मा संचरण की 3 विधि होती है, सुनिए मेरी बात। उष्मा संचरण की विधियां की बात किया जाएगा तो उष्मा संचरण की विधियां में पहला नंबर हो गया चालन होती है, इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन कहते हैं। ये कह दीजिएगा ठोस में होती है, ठोसों में होती है, याद रखिएगा। लेकिन अपवाद में हम लोग क्या बोलेंगे, अपवाद में हम लोग कहेंगे कि पारा होती है, Hg होती है। दूसरा नंबर में हम लोग कह देते हैं संवहन होती है, कन्वेक्शन होती है। तो उष्मा संचरण की यह विधि द्रव और गैस में होती है, द्रव और क्या चीज में, गैस में होती है। दोनों के लिए माध्यम का होना जरूरी है, ये दोनों के लिए माध्यम का होना जरूरी है। बताइए, पृथ्वी का वायुमंडल कौना विधि से गर्म होता है, संवहन विधि द्वारा। दूध कौना विधि से गर्म होता है, संवहन विधि द्वारा। इसमें होता क्या है समझना है बातों को। और एक और पहले लिख दीजिएगा, एगो होती है विकिरण होती है रेडिएशन, RADIATI, रेडिएशन की बात करते हैं। तो कोई भी गर्म वस्तु जिस विधि द्वारा उष्मा त्याग कर ठंड होती है वो विकिरण होती है। और याद रखेंगे उष्मा संचरण की यह विधि सबसे सुपर फास्ट है, सबसे फास्ट होती है। कोई भी गर्म वस्तु जिस विधि द्वारा उष्मा त्याग कर ठंड होती है उसका नाम क्या है, विकिरण है, उसका नाम रेडिएशन नाम होती है उसकी। तो एक बात बताइएगा, जैसे कि संवहन की बात करते हैं तो ये पात्र में हमारा द्रव है, ये पात्र में द्रव है या गैस है, कुछ भी रख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग उष्मा देते हैं तो यहाँ का अणु जो है ना, ये द्रव का यहाँ का अणु उष्मा ग्रहण कर कहाँ चला जाता है, यहाँ का अणु उष्मा ग्रहण कर ऊपर चला जाएगा, यहाँ का ऊपर चला जाएगा। और ऊपर वाला ठंडा वाटर मॉलिक्यूल कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये प्रोसेस इसमें चलता रहता है। उष्मा संचरण की यही विधि हमारा क्या कहलाती है, संवहन कहलाती है। और ये द्रव और गैस दोनों में देखने को मिलता है। जब ये उष्मा ग्रहण कर लेती है तो अपने घनत्व में कमी कर लेती है, और घनत्व में कमी कर ऊपर चला जाता है, और ठंडा वाटर मॉलिक्यूल या एयर मॉलिक्यूल कहाँ आता है, नीचे। फिर वो उष्मा ग्रहण कर ऊपर चला जाता है। इसी विधि द्वारा द्रव और आपका गैस गर्म होती है। एक बात बताइएगा, पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो कहिएगा कि संवहन विधि द्वारा। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होती है, संवहन विधि द्वारा ही
द्वारा ही गर्म होती है, गर्म होती है। तो ये बातें समझ जाएंगे। और सूर्य की ऊष्मा किस विधि द्वारा पृथ्वी पर आती है? तो विकिरण विधि द्वारा। पूछा जाए कि सूर्य की ऊष्मा कौना विधि से पृथ्वी पर आती है? तो विकिरण विधि द्वारा आती है। हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, तरंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली बात है तो इसमें वो सूत्र आती है, वो सूत्र आप लोग जानते हैं, v बराबर एन लैम्डा। v माने होता है ध्वनि तरंग का वेग होती है। v बराबर क्या होता है? ध्वनि तरंग का वेग होती है। लैम्डा माने तरंग दैर्ध्य हो गया, n माने आवृत्ति हो गया। तो तरंग दैर्ध्य की बात किया जाए तो v आपका लैम्डा बराबर v बटा n हो गया। अब एक बात बताइएगा, कह रहा है कि आवृत्ति बढ़ती है, जब ये बढ़ेगा तो हमारा ये क्या होगा? घटेगा। जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा संबंध हो गया ना ये। तो बता दीजिएगा प्रश्न का सही जवाब कौन होने वाली है? आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य क्या करती है? घट जाती है। सी नंबर ऑप्शन सही है। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। अगले नंबर पर आते हैं, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहते हैं? किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को, चाहे वो संपीड़न वाला हो चाहे विरलन वाला हो, तो याद रखिएगा आपका पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो आवर्त काल कहलाता है। कहने का मतलब यह हुआ, एक पूर्ण तरंग के संचरण में माध्यम के कण को जितना समय लगता है वह उसका आवर्त काल होता है। एक पूर्ण तरंग के संचरण में माध्यम के कण को जितना समय लगता है वह उसका आवर्त काल कहलाएगा। ये कहिएगा, एक पूर्ण तरंग के संचरण में माध्यम के कण को जितना समय लगता है वह उसका आवर्त काल होता है। वह उसका आवर्त काल टाइम पीरियड टी होता है, आवर्त काल होता है, टाइम पीरियड होता है, जो कि आवृत्ति का ये उल्टा होता है। टाइम पीरियड और आवृत्ति में कैसा संबंध है? तो कहिएगा उल्टा संबंध होती है। तो वही तो पूछ रहा है, लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो कहिएगा टाइम पीरियड ऑफ वेव कहलाता है। चलिए यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आवृत्ति और आवर्त काल में कैसा संबंध होती है? तो उल्टा संबंध होती है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आवृत्ति n बराबर 1 बटा आवर्त काल कह दीजिएगा। 1 बटा आवर्त काल हो गया। एक बात बताइएगा, यहाँ पर भी बराबर आप लोग पढ़े होंगे क्या होती है? n लैम्डा होती है। तो यहाँ से n बराबर भी बटा लैम्डा हो गया। n बराबर भी बटा लैम्डा, या यहाँ से लैम्डा निकाल दीजिएगा तो लैम्डा बराबर हो गया भी बटा n हो गया। ये बातें समझ गए। ये भी जानते होंगे कि जब साउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका भी बदल जाता है, लैम्डा बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति पर कोई परिवर्तन नहीं होती है, उसकी आवृत्ति फिक्स रहती है। चलिए बन गया यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। अगले नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। अगला नंबर क्या है भाई? क्या है हमारा? यहाँ पर एक बार जरा देख लिया जाए कि न्यू सेट 221 से 240 तक टेस्ट आपका 21 से 40 तक, 6 to 8, 9 to 10 हो गया। साइंस विथ डिटेल्स डिस्कशन 40 क्वेश्चन एक सेट में रहेगा। बहुत अच्छी बात है भाई, शानदार बात है। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं ये। लीजिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करना है। सत्य कथन की पहचान करना है। तो ये बताइएगा, ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम। देखिए सर्दी और आर्द्रता में अंतर है ना, आर्द्रता और सर्दी में अंतर हो जाएगा। आर्द्रता का मतलब कि वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति को अब ये देखिएगा, ध्वनि की चाल जो होती है तापमान के बढ़ने से बढ़ जाती है। ध्वनि का वेग
ध्वनि का वेग जो होती है, ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से बढ़ जाती है, तापमान के बढ़ने से बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और सुनिए कैसा संबंध होता है इसको समझिएगा, पहले कहिएगा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर टी के होती है। ध्वनि का जो वेग होता है तापमान के वर्गमूल का समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर कभी कभी पूछ देता है, टी बराबर टेम्परेचर होती है और इन केल्विन में, कहिएगा केल्विन में, टेम्परेचर क्या चीज में रहेगा यहाँ पर, तो कहिएगा सर केल्विन में रहती है। यहाँ पर केल्विन में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना पड़ेगा, तब ना हम लोग कहते हैं कि तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल जो होती है, ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड, अच्छा इसी को कहिएगा 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है, से इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर बातें हो गई यहाँ पर। तो एक बात बताइएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल कितना से, तो 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है। एक बात और समझिएगा, आर्द्रता के बढ़ने से, आर्द्रता के ह्यूमिडिटी, आर्द्रता माने क्या होती है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। लेकिन याद रखेंगे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और याद रखेंगे ये भी बात कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बशर्ते तापमान कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर तापमान कांस्टेंट रहेगा तब तो हम कह सकते हैं ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बातें लिख दीजिएगा कहीं पर, कहिएगा ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब इंपॉर्टेंट है हमारा, नहीं पड़ता है बशर्ते तापमान नियत रहे, तापमान कांस्टेंट रहना चाहिए, टी बराबर कांस्टेंट, टी बराबर कांस्टेंट रहेगा तब ऐसा संभव है, टी बराबर कांस्टेंट रहेगा तभी ऐसा संभव है। तो कौन हो जाएगा, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम, गर्मी से बताइएगा आपका ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, सर्दी और गर्मी में एक समान, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ज्यादा होती है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया ना। ये अगले नंबर पर आ जाइएगा, अगला सवाल क्या है जरा एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, अल्ट्रासाउंड तरंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये उच्च आवृत्ति तरंग होती है, ये उच्च आवृत्ति तरंग होती है। तो कहिएगा हाँ अल्ट्रासाउंड में उच्च आवृत्ति तरंग होती है। अल्ट्रासाउंड तरंग की आवृत्ति जो होती है, अब बताइएगा अल्ट्रासाउंड तरंग का नाम क्या है हमारा, तो कहिएगा पराश्रव्य तरंग होती है, ये पराश्रव्य तरंग होती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से जानते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव होती है। इसका आवृत्ति अगर पूछ दिया जाए कि आवृत्ति बराबर होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। याद रखेंगे आवृत्ति ज्यादा होती है तो इसका तरंग दैर्ध्य कम होती है, इसका वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। अब यहां पर समझ लीजिएगा पराश्रव्य तरंग हो गया, ये उच्च आवृत्ति तरंगे हैं, सही है। इसका उपयोग उद्योगों में चिकित्सा प्रयोजनों के लिए किया जाता है। उद्योगों में कहाँ किया जाता है, जैसे कि धातुओं के भीतर आई दरार का पता लगाने के लिए, दोष का पता लगाने के लिए, चाहे आप लोग कहिएगा कि चिकित्सा प्रयोजनों में मतलब क्या हो गया, कहिएगा किडनी में छुपे पत्थरों को, किडनी में छुपे पत्थरों को तोड़ने में, पत्थरों को
तोड़ने में किया जाता है, किडनी में छुपे पत्थरों को तोड़ने में किया जाता है, चाहे आप कह दीजिएगा अल्ट्रासोनोग्राफी में भी किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में देखिएगा तो अल्ट्रासोनोग्राफी में इसी का यूज हम लोग करते हैं, सोनोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में भी हम लोग यूज करते हैं इसका। आपसे कह दिया जाए कि इसका उपयोग हम लोग सोनार में भी करते हैं, इसका यूज हम लोग, इसका उपयोग कहाँ पर हम लोग सोनार में भी करते हैं, सोनार में भी किया जाता है। इसका उपयोग वायुयान की सफाई में, चिमनियों के कालिख की सफाई में, कहिएगा धातुओं के भीतर आई दरारों का पता लगाने में भी किया जाता है। कैसे किया जाता है, कहिएगा यहाँ से प्रस्रव तरंग दिया जाता है और उधर में एगो होती है डिटेक्टर होती है जो आपका कलेक्ट करता है कि हाँ आ गया, दोष नहीं है, दोषपूर्ण है। अगर वो नहीं आ रहा है तो जहां दरार है वहां से वो लौट आती है, उधर में वो प्रतिबिंबित नहीं हो पाती है। तो उच्च आवृत्ति तरंगे हैं ये सब उपयोग है इसका, ये सब इसका उपयोग है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर भी दे रहे हैं आपको हम, आपका घरों को चोरों से सुरक्षित रखने में, कहिएगा घरों को, ये भी लिख दे रहे हैं, घरों को चोरों से सुरक्षित रखने में, सुरक्षित रखने में भी किया जाता है। ये सब तो उपयोग है इसका हमारा। तो लीजिए भाई, उपयोग तो देख ही लिए। उच्च आवृत्ति तरंगे, इसका उपयोग उद्योगों में और चिकित्सा प्रयोजनों में किया जाता है, किडनी में छुपे पत्थरों को तोड़ने में, अल्ट्रासोनोग्राफी में भी किया जाता है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर में जो स्टोन हो जाता है वहां से वो परावर्तित होता है, तब देखिएगा स्क्रीन पर, मॉनिटर पर उसको क्लिक कर डॉक्टर उसको क्या करता है, प्रतिबिंबित कर लेता है कि हाँ भैया थोड़ा यहाँ फॉल्ट है। ठीक है, हाँ बताए, दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता, कहिएगा दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता। तो कहिएगा कि नहीं किया जा सकता है, तो कह रहे हैं कि ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, C नंबर हमारा गलत हो गया, गलत स्टेटमेंट चयन करने के लिए कह रहा है हमसे। तो गलत स्टेटमेंट तो हो गया यहाँ पर C नंबर, सब लोगों का C नंबर आ भी रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है कि C नंबर सब लोग कर भी रहे हैं यहाँ पर। तो कौन हो जाएगा, 12 का हमारा C नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है। तो ये देखिए समतल दर्पण जिससे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो समझिए पहले बातों को ऐसे समझ जाएंगे। ये दर्पण है, दर्पण से बताइएगा, दर्पण से वस्तु की दूरी और अंदर में प्रतिबिंब बनेगा, दोनों दूरी बराबर होती है। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा क्या होती है, प्रतिबिंब होती है। अब बताइए वहां दर्पण है, हम अपना दाहिना हाथ ऐसे दिखाएंगे तो दर्पण में कैसा दिखाई देगा, वो बायां साइड दिखाई देगा। इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्स कहते हैं, पार्श्व तौर पर उल्टा कहते हैं, लैटरली इन्वर्स कहा जाता है। ये जो दर्पण होता है वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आपका वस्तु के आकार के बराबर बनाता है, सीधा बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जैसे देखिए ना आप लोग, यहाँ से यहाँ पर समतल दर्पण हो गया, हम यहाँ पर एक वस्तु को रख दे रहे हैं, यहाँ पर एक वस्तु हो गया। चलिए भाई, ओए हमारा वस्तु हो गया, ओए वस्तु हो गया। यहाँ से किरण, एगो प्रकाश की किरण इस पर सीधे जाएगी तो ये बताइएगा लौट जाएगी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कहीं से होकर और एगो किरण यहाँ से जाएगी तो एक निश्चित नियमों का पालन करती हुई इधर आ गई। ये बताइएगा यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू करेंगे, आई हो गया, यहाँ आर हो गया। याद है ना, आप लोग पढ़े हैं ना। ये देखिए लग रहा है कि ये परावर्तित किरण यहाँ से कहीं से होकर जा रही है, आ रही है। तो ये बताइएगा आई बी इसका प्रतिबिंब हो गया। तो OA बराबर जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया, ये बताइएगा ये दूरी भी हमारा वही होगा, उतना ही होगा। तो एक बात बताइएगा, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब हो गया, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब हो गया।
OA बराबर होती है वस्तु और IB बराबर क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब हो गया। एक बात बता दीजिएगा, X बराबर क्या हो जाएगा हमारा Y, माने दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। अब एक बात बताइए, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होती है। इस दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन का मान क्या होती है, 1 होती है। या ये भी समझ लीजिएगा, यहां पर ये दर्पण हो गया हमारा, अगर यहां पर हम लोग E ऐसे दिखलाते हैं तो अंदर में हमारा ऐसे होगा, अगर P ऐसे दिखलाते हैं तो अंदर में P ऐसे दिखाई देगा। इसी को ना कहते हैं पार्श्व तौर पर उल्टी होती है, लैटरल इनवर्स होती है, इसी को कहा जाता है। तो बताइएगा, समान आकार का सीधी पार्श्व तौर पर उल्टी आभासी, कहिएगा आभासी, सही जवाब तो है। यहाँ समान आकार का सीधी नहीं, यहाँ समान आकार का सीधी उल्टी वास्तविक यहाँ गलत हो गया, आवर्धित गलत हो गया यहाँ पर। चलिए अलग आकार गलत हो गया, ये हमारे प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर आएगा। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और डैश डैश से होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में, उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। तो भाई देखिए हम लोग फोकस के समतल के लंबवत, फोकस समतल के लंबवत, फोकस जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव और, तो देखिए हम लोग पहले वो दर्पण बना दे रहे हैं। चलिए यहां पर हमारा समतल दर्पण हो गया, यहां पर ये समतल दर्पण हमारा हो गया यहां पर। अब बातों को समझ लीजिएगा यहां पर, अब यहां बातों को समझ लेना है। यहां पर देखिए सर, ये हमारा समतल दर्पण हो गया हमारा, ये हमारा हो गया समतल दर्पण हो गया। लीजिए सर, समतल दर्पण यहाँ पर हमारा हो गया, ये पर मुख्य अक्ष हो गया, बिंदु P हो गया, यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा C हो गया। चलिए ठीक है। और सवाल कह रहा है कि जब कोई परावर्तित किरण जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और डैश डैश से होकर गुजरती है, ध्रुव से, ये बताइए ध्रुव हो गया यहाँ पर, और डैश डैश से होकर गुजरती है तो उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। तो कहिएगा ध्रुव एगो कह दिया है तो इसी पर चलना चाहिए। जब इसी पर चलेगी तो लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी और अपने ही रास्ते पर लौट जाएगी, अपने ही रास्ते पर लौट जाती है। सही जवाब आ गया ना, क्योंकि जब यहाँ पर C है तो यहाँ से देखिएगा तो परपेंडिकुलर, और जब कोई प्रकाश की किरण परपेंडिकुलर दर्पण पर पड़ती है तो अपने ही रास्ते पर रिट्रेस कर जाती है। इस कंडीशन में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 0 डिग्री होती है। तो फोकस समतल के लंबवत, फोकस समतल से नहीं, फोकस समतल से तो यहां से भी हो सकता है, लेकिन फोकस समतल से लंबवत होगा तब, क्योंकि ये लंबवत होगा ना, इसके साथ 90 का ना कोण बना रहा है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। बहुत अच्छा सवाल आया है, बहुत अच्छा। लीजिए अगला सवाल है, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है, माने ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो बताइएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यही ना हमारा हो गया कौन, माइक्रोफोन का काम क्या है, माइक्रोफोन का काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, लेकिन लाउड स्पीकर का काम है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। तो ये हमारा काम करता है, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो पहले आंसर कह दीजिएगा। लाउड स्पीकर का काम क्या है, तो कहिएगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। उल्टा हो गया, ध्वनि ऊर्जा में। और ये जो हो गया हमारा, ये जो होती है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये हमारा होती है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ऊर्जा रूपांतरण करने वाला यंत्र है ये हमारा। और हेडफोन का काम क्या है, ये तो बता सकते हैं आप लोग। हेडफोन जो हम लोग कान में लगाते हैं, तो हेडफोन का तो काम है विद्युत संकेतों को आपका ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करना, विद्युत संकेतों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करने का काम हेडफोन करेगा। आंसर हो गया 1 नंबर। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। अनाज से भूसी
चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए डैश डैश प्रयोग किया जाता है, डैश डैश शब्द प्रयोग किया जाता है। तो अनाज से भूसी चोकर को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कहिएगा अनाज से, जब जैसे मानकर चला जाए, देखिए सबसे पहले तो हम लोग पेड़ पौधा हम लोग लगा देते हैं, पेड़ पौधा हम लोग लगा दिए हम लोग, देखिए मैंने कि सपोज देखिए ना, आपसे कह दिया जाए कि हम लोग गेहूं का छिटाई, हम लोग गेहूं क्या करते हैं, खेत में लगा दिए, गेहूं लगा दिए, गेहूं लगाने के बाद में उसमें जो आपका खर पतवार आ जाता है, क्या चीज, खर पतवार का नाम सुने हैं ना, तब बताइएगा फसल में से, फसल के बन की खेत में से जो बेकार पदार्थ है उसको हम लोग खुरपी से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, चाहे कीटनाशक हम लोग वहां पर आपका ये दवाओं का छिड़काव कर कर हम लोग उसमें से जो बेकार चीजें हैं उसको सड़ा गला देते हैं, मैंने उसको खत्म कर देते हैं। तो ये बताइए ये क्रिया कहलाती है निराई, इसका नाम क्या है, निराई कहा जाता है, निराई कहते हैं। उसके बाद में कटाई होती है, जब खेत में फसल पक जाता है, पूरा परिपक्व हो जाता है, तो उसको हम लोग कटाई कहते हैं। और कटाई के बाद में निष्पावन होती है, निष्पावन छानना नहीं सर, थ्रेसिंग, थ्रेसिंग का मतलब होती है कि जैसे कि आप गेहूं को थ्रेसर में डालकर गेहूं निकाल लिए, तो गेहूं निकाल लिए तो डायरेक्ट जाकर उसको पिसवा लीजिएगा, कहिएगा नहीं, अब उसमें भी आपका भूसा का कण रह जाता है तो उसको हम लोग ओसा देते हैं, हवा से ओसा देते हैं, वही कहलाती है, बताइएगा अनाज से भूसी चोकर को, अनाज से भूसी चोकर मतलब ये हुआ कि हम लोग जो थ्रेसिंग करने के बाद में, किसके बाद में, थ्रेसिंग के बाद की क्रिया होती है ये ये थ्रेसिंग के बाद की क्रिया होती है ये, ठीक ना, ये अनाज से भूसी को अलग करने की प्रक्रिया, ये बताइए थ्रेसिंग के बाद की क्रिया होती है ये, थ्रेसिंग, थ्रेसिंग के बाद की क्रिया होती है, बाद की क्रिया होती है। और ये बता दीजिएगा बाद की क्रिया, इसी का नाम है हमारा निष्पावन कहा जाता है, निष्पावन कहते हैं, निष्पादन हो गया, निष्पावन कहते हैं इसको, इसी का नाम है निष्पावन कहा जाता है। भाई मेरे निष्पावन कीजिएगा इसको, इसको आप निष्पावन कीजिए, निष्पावन कीजिएगा, इसको यहाँ हम लिख दे रहे हैं निष्पावन, निष्पावन कह देते हैं, पावन व कीजिए, इसको निष्पावन के नाम से जानते हैं, इसको थोड़ा सा गलती है वह कर दीजिएगा, निष्पावन कहते हैं। और सही जवाब हमारा सी नंबर आ गया, सब लोगों का गलती होने वाला था ना, ये हमें पता था गलती कर देंगे आप लोग हाँ, अगले नंबर पर आते हैं, डैश डैश में, डैश डैश में 72 कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। तो बताइए इनॉट गैस का, इनॉट गैस का 72 कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है। इनॉट गैस में कौन कौन आती है, तो लो भाई यहाँ पर इनॉट गैस की बात किया जाए, इनॉट गैस अक्रिय गैस की बात करते हैं तो इसमें हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेनॉन एंड रेडॉन आता है। इसका 72 कक्षा कहिएगा, इसका 72 कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है, इसका 72 कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है, इसका 72 कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट इसका पूर्ण रूप से भरा होता है। देखिएगा यानी हीलियम के 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन बाकी सब के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम के 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हीलियम के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन आपका पहला घर में भर जाता है, नाम है उसका के सेल, के सेल में भर जाता है। तो कौन होगा, जेनॉन होगा, तो कहिएगा हाँ सर जेनॉन हमारा यही हो गया। रेडियम हो गया तो आर ए माने रेडियम होता है, रेडॉन नहीं है, रेडॉन है। ये फ्लोरीन हो गया, एफ हो गया। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर आ गया। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर, पानी को ब्लीचिंग पाउडर की बात किया जाए, मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो सबसे पहली बात तो बताइए कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, व्हाट डू मीन बाय ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में जो गंध होती है किसके कारण होती है, तो कहिएगा ब्लीचिंग पाउडर में जो गंध होती है वो क्लोरीन का गंध होती है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, तो कह दिया है कि शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। पहले लिख देते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर, बुझे हुए चूने के ऊपर
क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर बना दीजिए सर आप लोग। तो कहिएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन, तो ये बनाता है क्या हमारा CaOCl2 और प्लस में हमारा बनाता है क्या H2O बनाता है। इसी का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, ये इसमें कार्बन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आती है। इसमें जो गंध होती है क्लोरीन का। तो अब ये ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाइएगा तो इधर वाला बनेगा, इधर वाला ये वाला से ये वाला बन जाएगा। तो पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो क्या बोलेंगे, क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। चलिए ये बातें समझ गए होंगे। कभी कभी ये पूछता है आपका, ये पूछता है कभी कभी कि क्या है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, किसके ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। अब देखिएगा कैल्शियम सल्फेट की कितनी सूत्र इकाइयां, कितनी सूत्र इकाइयां प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण जल के एक अणु से जुड़ी रहती है। तो यहां पर बहुत लोग फेल करेंगे, हमें पता है कि बहुत लोग यहां फेल करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात किया जाए, जिसको शॉर्टकट में POP कहा जाता है। इसका बताइएगा आणविक सूत्र बता दीजिएगा क्या होने वाला है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O कह देते हैं, हाफ H2O। इसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहां पर इसी का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कह देते हैं, हेमीहाइड्रेट। आधा वाटर मॉलिक्यूल होती है। और जिप्सम को गर्म कर इसको प्राप्त किया गया है। जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर, तो कहिएगा कि जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो यही प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सुनिए क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा कि CaSO4 की कितनी सूत्र इकाइयां, CaSO4 का कितना हम लोग यहां पर वैल्यू दे दें यहां पर कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्रिस्टलीकरण जल के एक अणु से जुड़ी होती है। तो ये बात बताइएगा। यहां पर CaSO4 इंटू हाफ H2O हो गया। तो अगर यहां पर हम लोग एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पर देना चाहेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पर एक देना चाहेंगे तो यहां 2 दे देना पड़ेगा। तो कहिएगा CaSO4 इंटू 2 CaSO4 इंटू, तो यहां 2 दे दीजिएगा, तब ना हमारा यहां पर हो जाएगा, यहां 2 दे दीजिएगा तब यहां पर हमारा आएगा, यहां पर ये सूत्र आ जाएगा। तो दोनों बात हमारा एक ही है कि अलग अलग है। तो कहिएगा कि सर ये बतवा दोनों एक ही हैं। यहां पर एगो हो गया, यहां पर कौगो हो गया, 2 गो हो गया। तो कितना होना चाहिए हमारा, तो कहिएगा 2 हो जाएगी हमारा। कितना हो जाएगी, 2 नंबर हो जाएगी। तो सही जवाब कितना नंबर आ गया, तो कहिएगा हाँ सर जी सही जवाब हमारा बन गया। कितना, तो कहिएगा जी सर ये बन गया, हमारे प्रश्न का सही जवाब हो गया। सब लोगों का आ गया सही ना। तो हाँ कितना आंसर आ गया इसका, तो 19 का हमारा आ गया। चलिए C नंबर ऑप्शन सही आ गया। बातें समझ गए ना। इसको हम लोग जिप्सम को गर्म किया जाता है, CaSO4 इंटू 2H2O, इसको कहते हैं जिप्सम, JYPSUM, जिप्सम। तो ये बताइएगा अगर इसके रेस्पेक्ट में लिखना होगा तो यहां पर क्या देना होगा, यहां पर हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, तो बल्कि यहां पर आधा वाटर मॉलिक्यूल आ जाए। तो आधा वाटर मॉलिक्यूल के साथ एगो है तो कितना से कर देंगे कि यहां पर हमारा आ जाए। तो ये भी बना सकते हैं। और यही हमारा CaSO4 इंटू 2H2O को जब गर्म किया जाता है 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तब ये बन जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O और प्लस 3/2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, 3/2 H2O बाहर आ जाता है। बातें समझ गए ना। ये सब बातें रिएक्शन की बातें हैं, इसको समझिएगा तभी समझ में आएगी।
लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं हमारा भाई। यहां पर क्या है 20 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड जो होती है कैडमियम की रॉड होती है, क्या काम करती है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम और बोरोन का छड़ होती है। कहिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये बताइएगा नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर किस पर काम करती है? तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर। नियंत्रित नाभिकीय पूछता है ये, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होती है, अभिक्रिया पर आधारित होती है ये बताइएगा। इसमें हम लोग कैडमियम और बोरोन का छड़ का काम क्या है? कहिएगा कैडमियम, कैडमियम एवं बोरोन के छड़, बोरोन का छड़ जो होती है न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है, न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। न्यूट्रॉन की गति को धीमा नहीं करती है, न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है। लेकिन वही अगर पूछ दिया जाएगा कि मंदक का काम क्या होती है? मंदक का काम है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, इसी में होती है मंदक। जैसे कि हमारा होता है भारी जल हो गया, D2O हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तो इसका काम होती है, मंदक का कार्य जो होती है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना होती है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, न्यूट्रॉन की गति को स्लो करता है, धीमा करता है, ताकि अभिक्रिया हमारा कंट्रोल हो, धीमा करता है। तो ये बातें समझ लीजिए, तो सब की सब बातें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ना उनको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, और हमें विश्वास है कि आप सब लोग पढ़ने वाले हैं हमारे। लीजिए भाई, आपका विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक उष्मा को अवशोषित करती है और इस तापमान को अधिक वृद्धि, गलत हो गया। चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉनों का अवशोषण करती है, बी नंबर ऑप्शन सही है। न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करती है, गलत हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही होने वाली है। एक बार जरा कमेंट्स में बताइए फटाफट आप लोग। देखिएगा अगला है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये बात तो महान वैज्ञानिक हमारे एवोगाड्रो साहब ने बताया था। ये बात कौन बताया था? तो एवोगाड्रो साहब ने बताया था। तो कहिएगा एवोगाड्रो का नियम होती है, किसका नियम होती है? एवोगाड्रो का नियम। इसमें क्या कहा गया है एवोगाड्रो के नियम में? देखिएगा तो कहिएगा एवोगाड्रो, एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो के नियम में कह दीजिएगा समान ताप तथा दाब पर, कहिएगा एनटीपी या एसटीपी पर, कहिएगा समान ताप तथा दाब पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, संख्या समान होती है। जो एवोगाड्रो नंबर कितना के 6.022 गुने 10 का पावर 23 के बराबर होती है, चलिए सर ये बातें तो समझ गए। तो कह दिया जाएगा कि एवोगाड्रो साहब का ये कहना था कि समान ताप तथा दाब पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो होती है आपका समान होती है। जो एवोगाड्रो नंबर इतना के बराबर होती है, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू बोलिए कितना होती है? 6.022 गुने 10 का पावर 23 के बराबर होती है। ये बात एवोगाड्रो साहब ने बताया था, इसलिए यही सही है हमारा। ये बताइएगा गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? तो कहिएगा गैसों के विसरण का नियम दिया था, डिफ्यूजन का नियम, गैसों के विसरण का नियम हमारा इन्होंने दिया था, जिसका नाम क्या है? थॉमस ग्राहम। अब आगे बढ़ जाते हैं 22 नंबर में। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग?
कहिएगा फेनेफ्थेलिन साबुन के घोल को गुलाबी बना देता है। सही जवाब है, फेनेफ्थेलिन साबुन का घोल जो होती है क्षारीय होती है, और सही बात है फेनेफ्थेलिन क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। कह दिया जाएगा कि साबुन का घोल जो होती है क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय, और क्षारीय होती है, और फेनेफ्थेलिन क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाती है। कह रहा है कि अधातु के ऑक्साइड का अम्लीय होती है। और ये बताइएगा सही जवाब है, अगर धातु का ऑक्साइड पूछा जाएगा कि धातु का ऑक्साइड जो होती है, ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होती है, प्रायः क्षारीय होती है, और याद रखेंगे प्रायः क्षारीय होती है। लेकिन अपवाद में कह दीजिएगा, अपवाद के स्वरूप कह दीजिएगा, Zn हो गया एल्युमिनियम के ऑक्साइड हो गया, कौन कौन? Zn एल्युमिनियम के ऑक्साइड हो गया, ZnO हो गया, Al2O3 होती है, ये हमारा उभयधर्मी होती है, एम्फोटेरिक होती है, माने कि अम्लीय और क्षारीय दोनों नेचर को शो करता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। ये बातें समझ गए ना? अब ये बताइएगा अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं सही जवाब हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति Na आपका सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। नहीं सर, इसको तोड़िएगा तो Na प्लस एंड OH माइनस होती है, OH माइनस के कारण होती है। गलत हो गया ना, हमारा सी नंबर गलत हो गया, और गलत कथन का ही चयन करने के लिए कह रहा है। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं। सही जवाब है, अधातुएं विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होती है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? विद्युत का चालक आपसे पूछ रहा है, तो कौन होने वाला है हमारा? तो कहिएगा हीरा, ग्रेफाइट, तो कहिएगा ग्रेफाइट हमारा विद्युत का चालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, जो एक घर से दूसरे घर में एकदम भागते रहता है। तभी तो हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, आपका गुड कंडक्टर होता है। लीजिए अगले नंबर पर आ जाइएगा। निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन क्रम में? अवरोही क्रम में। तो यहां पर बातों को समझिएगा। पहले रासायनिक अभिक्रियाशीलता आप लोग बताइएगा। सक्रियता श्रेणी का नाम सुने होंगे आप लोग। सक्रियता श्रेणी में धातुओं को कहिएगा रासायनिक अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया गया है। इसमें सक्रियता श्रेणी में धातुओं को आपको रासायनिक अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाया गया है। तो घटते क्रम में जब सजाएंगे तो सबसे ज्यादा हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, हमारा पोटेशियम, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया इसके बाद में हमारा Zn हो गया, Fe हो गया, Pb हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर आप देखिएगा तो कॉपर हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, और हमारा Au हो गया। तो ये बताइएगा इधर से इधर जा रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता का कौन क्रम है? घटते क्रम है। रासायनिक अभिक्रियाशीलता का ये घटते क्रम हो गया, हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो कह रहा है कि अवरोही क्रम में ही सजाना है। तो ये बताइए सोडियम, पोटेशियम, तो इसको सजा दीजिएगा आप लोग। कैसे सजाइएगा? तो कहिएगा आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, यहाँ पर हमारा क्या है और इधर में है, तो कहिएगा Zn हो गया। इसके बाद में हमारा हो गया, ऐसे तो दिया हुआ ही है, तो कहिएगा पोटेशियम सबसे ज्यादा, सोडियम, Zn हो गया, Cu हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया। जैसे दिया है वैसे हमारा सही ही है। सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। कितना नंबर हो गया? सी नंबर ऑप्शन सही हो गया ये हमारा। समझ गए बात ना? तो ये बताइएगा इसमें धातुओं को रासायनिक अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सजाई गई है। इसमें धातुओं को कह दीजिएगा, इसमें धातुओं को रासायनिक अभिक्रियाशीलता के इसमें धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम
घटते क्रम में व्यवस्थित की गई है, व्यवस्थित की गई है। सही जवाब व्यवस्थित की गई है, हो गया हमारे प्रश्न का सही जवाब। ये बन गया हमारा सी नंबर ऑप्शन सही। अगले नंबर पर आते हैं, जल गैस निम्न में से किसका मिश्रण होता है? वाटर गैस की बात किया जा रहा है। वाटर गैस किसका मिश्रण होती है? तो यहां हम दो को बताएंगे, आपको दो चीजें बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। एक होती है हमारा जल गैस, जल गैस हो गया, चाहे भाप अंगार गैस हो गया, भाप अंगार गैस कह दीजिएगा इसको, भाप अंगार गैस, अंगार गैस कह दीजिएगा, जिसको हम लोग कह देते हैं वाटर गैस के बारे में हम लोग जानते हैं ना। तो ये किसका किसका होता है? तो CO प्लस H2 का मिश्रण होती है, ये इसका मिश्रण होती है। और एगो होती है वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस कह देते हैं। एक्स्ट्रा जानिए आप लोग, ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होती है मुख्य रूप से। तो कौन होने वाला है यहाँ पर बता दीजिएगा, कौन सा सही जवाब आने वाली है यहाँ पर, बताइए फटाफट। तो कहिएगा मीथेन और हाइड्रोजन गैस, मीथेन और हाइड्रोजन गैस नहीं, मीथेन और ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सी नंबर ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो गया। एक बार लाइक बटन भी दाब देना यार, एक बार लाइक बटन भी दाब दीजिएगा आप लोग प्लीज, आपसे आग्रह है, निवेदन है कि एक बार लाइक बटन को भी जरूर दाबने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हाँ, लाइक बटन भी एक बार जरूर दाबेंगे आप लोग। लीजिए अगला कहा कि क्लोरीन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन, एल्केन से अभिक्रिया करती है। सही बात है कि ये जो हमारा है क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है, और जनरली किससे? तो ये हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन से, किससे? हाइड्रोजन से। सुनिए मेरी बात, कह रहा है कि मीथेन की बात करते हैं तो ये क्लोरीन से क्रिया करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ कह दीजिएगा सनलाइट के प्रेजेंटेशन में। तो ये मीथेन का जो 4 गो हाइड्रोजन है ना, बारी बारी से मीथेन का 4 गो हाइड्रोजन बारी बारी से क्लोरीन हटाएगा। इसी को तो हम लोग कह देते हैं कौन सा रिएक्शन? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बताइएगा, यहां पर बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा, हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये वाला आएगा, फिर यहाँ पर CH3Cl प्लस Cl2 हमारा ये बारी बारी से हटाएगा Cl2, और फिर कहिएगा सनलाइट तो कहिएगा CH2 Cl2 और प्लस कह दीजिएगा HCl। फिर ये वाला यहाँ पर आएगा CH2 Cl2 और प्लस Cl2, तो ये बता दीजिएगा ये बनाएगा CHCl3 और प्लस HCl हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आएगा तो ये कहिएगा CHCl3 और प्लस Cl2, तो ये बना लेता है CCl4 प्लस हमारा HCl होती है, और इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसको CTC कहा जाता है। इसी का नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा TETRA टेट्रा क्लोराइड कहा जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। इसी का नाम है पायरीन, इसी को क्या बोलते हैं? पायरीन का नाम दिया गया है। बता दीजिएगा सर सही जवाब कौन सा आने वाली है? तो किसके प्रेजेंटेशन में? सब का सब हमारा सनलाइट के प्रेजेंटेशन में इस अभिक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसी का नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। टोटल रिएक्शन का नाम क्या है? कहिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। कौन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। पूछता है ये सवाल आपका कि क्या नहीं बनेगा, तो ये सब बनेगा। मिथाइल क्लोराइड, यहाँ मिथाइलिन क्लोराइड, यहाँ पर इसको कह देते हैं क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। याद रखेंगे, इसको कहते हैं CHCl3 को कहते हैं क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, क्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। का आपका ट्राइक्लोरोमीथेन, इसी का नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन कहा जाता है, ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं, क्लोरोफॉर्म होती है ये। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कि उपस्थिति में? तो उपस्थिति में होती है ये। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। काजल अथवा सुरमा के निर्माण में,
काजल अथवा सुरमा, सुरमा नहीं होता है काजल, काजल जो आंख में लगाई जाती है, जो आंख की रक्षा भी करता है, के निर्माण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कहिएगा आपका स्टिबनाइट, स्टिबनाइट पत्थर होती है, इससे भी बनाई जाती है। हाँ, स्टिबनाइट पत्थर होती है, इससे भी बनाई जाती है। और ये होती है एसबी, ये होती है SB3S, SB आपका SB2S3, SB2 होती है, SB2S3 होती है, इससे बनाई जाती है। यहां पर बताइए गैलेना, गैलेना से नहीं बनाई जाती है, चारकोल से भी बनाई जाती है। तो ये दोनों से बनाई जाती है, इससे भी बनाई जाती है, इससे भी बनाई जाती है। तो सही जवाब हमारा कौन होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। सही जवाब मिल जाएगा हमारा, कौन नंबर हो जाएगा? तो कहिएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सही जवाब हमारा डी नंबर हो गया। इसका सही जवाब क्या आ गया हमारा? डी नंबर ऑप्शन सही हो गई। दोनों से बनाई जाती है, दोनों से। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं भाई मेरा। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारक के आयनों के बीच अदला बदली होती है। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेता है ना, इसमें जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड वो अपने आयन में टूटेगा और उसके आयनों का अदला बदली कर कर हम लोग इसका निर्माण करते हैं। तो कहिएगा आयनों के अदला बदली से निर्माण होती है। अदला बदली से निर्माण होती है। निर्माण अदला बदली से होती है। आयनों का अदला बदली, आयनों का क्या होती है? अदला बदली होती है। आयनों का अदला बदली होती है। तो समझिए ना, बातों को समझ लीजिए। पहले हम यहाँ समझा दे रहे हैं। जैसे कि हमारा AB हो गया और CD हो गया, तो इसको तोड़िएगा तो A प्लस एंड B माइनस, और इसको तोड़िएगा तो C प्लस एंड D माइनस। तो ये बताइएगा ये वाला इसके पास, ये वाला हमारा, ये वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला हमारा इसके पास आएगा, तो क्या बन जाएगा? तो कहिएगा AD प्लस क्या बोलिएगा? BC कर दीजिएगा। यही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फर्मा तैयार हो गया। यही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फर्मा हो गया। और इस फर्मावा पर कौन बैठ रहा है? तो कह दीजिएगा Na2SO4। देखिए यहाँ पर Na2SO4 हमारा यहाँ पर एक्वस हो गया, और प्लस BaCl2, एक्वस माने जलीय होती है। और यहाँ पर इसको तोड़िएगा तो इसको कह दीजिएगा 2Na प्लस एंड कह दीजिएगा SO4 माइनस माइनस, और यहाँ पर इसको कह दीजिएगा Ba प्लस प्लस एंड 2Cl माइनस। तो ये वाला इसके पास आ जाएगा और ये वाला इसके पास आ जाएगा, आएगा ना? तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? BaSO4 और प्लस में बन जाएगा 2NaCl। यही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगा, एक्वस। ये बताइए, ये हमारे प्रश्न का सही जवाब, ये हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आएगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आएगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आती है। यहां पर भी हमारा हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आती है। ये भी हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट में। ये ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर को हटाकर इसके जगह पर आ जाती है। कौन नंबर हो जाएगा? एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। लीजिए अगला सवाल है, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। तो सरल शर्करा को, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को जटिल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, उसका नाम क्या है? अंतःद्रवी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, इसको कोशिकीय कंकाल कहते हैं। इसको कहा जाता है कोशिकीय कंकाल कहा जाता है। ये जो होती है ना, कोशिका के लिए आधार प्रदान करता है। कोशिका के लिए क्या प्रदान करता है? ये आधार प्रदान करता है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? कोशिकीय कंकाल इसका नाम पड़ा है। कोशिकीय कंकाल कहा जाता है इसको। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर ये जो हमारा है राइबोसोम, प्रोटीन निर्माण का कारखाना, प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहा जाता है इसको। यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होती है। ये बताइए, गोल्जी उपकरण की बात करते हैं, गोल्जी अपर्चर्स की बात किया जाएगा।
तो ये बताइएगा यही तो काम करता है, सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने का काम हमारा यही करता है, जिसका नाम क्या है, गोल्जी उपकरण कहा जाता है, गोल्जी बॉडी कहा जाता है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये जो हमारा गोल्जी बॉडी होती है लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। याद रखिएगा, लाइसोसोम का निर्माण यही करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, लाइसोसोम का निर्माण करती है ये, सही जवाब। और यही काम करता है सरल सिंपल कार्बोहाइड्रेट को शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में बदलने का काम। और ये जो होती है श्रवण का भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें होती है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस अकर्स इन, बताइएगा मियोसिस किसमें होती है, मियोसिस किसमें होती है, अर्धसूत्री विभाजन का बताइएगा किसमें होती है, मियोसिस किसमें होती है, जल्दी जल्दी फटाफट बतला दीजिएगा। तो बता दीजिए भाई मेरा, मियोसिस किसमें होती है, मियोसिस किसमें होती है, मियोसिस विभाजन किसमें होती है, जल्दी जल्दी फटाफट बतला दीजिएगा। जनन कोशिकाओं में होती है ना अर्धसूत्री विभाजन, जिसको कहा जाता है मियोसिस हम लोग जिसको कहते हैं, तो जनन कोशिकाओं में होती है, जर्म सेल्स में होती है, दोनों में नहीं होती है। अगला नंबर पर आ जाते हैं, हाइड्रा प्रजनन करता है, हाइड्रा कौन विधि से प्रजनन करता है, विखंडन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा, कि बहु विखंडन द्वारा, कि मुकुलन द्वारा, कि कौन होगा, जवाब दे दीजिएगा भाई मेरा कि कायिक कोशिकाओं में आपका विखंडन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन द्वारा। फटाफट जवाब दे दीजिए इसका कौन सा आने वाली है, इसका जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। बायो का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है सर, आसान क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए आप लोग, फटाफट जवाब दे दीजिएगा। नहीं बना, मुकुलन तो सब लोग बता सकता है ना जी, मुकुलन तो सब लोग बता सकता है, सब लोग बता सकता है मुकुलन वाला, बाप रे बाप गजब आप लोगों का भी परफॉर्मेंस रहता है, कभी कभी पता नहीं चलता है कि क्या क्या कीजिएगा आप लोग। तो लो भाई, विखंडन द्वारा हमारा होती है कि मुकुलन द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है फटाफट बतला दीजिएगा। तो बताएंगे यहां पर, मुख विखंडन में भी दो तरह का होती है, एगो बाइनरी होती है, तो बताइए विखंडन द्वारा कि बहु विखंडन द्वारा। तो आप कह दीजिएगा कि सर जी यहां पर विखंडन की बात करते हैं, तो विखंडन में हमारा बहु विखंडन भी होता है और सिंपली विखंडन भी होती है, लेकिन मुकुलन द्वारा होती है किसका, हाइड्रा करती है मुकुलन द्वारा। तो बताइएगा मुकुलन में कौन कौन भाग लेता है, हाइड्रा लेता है, ईस्ट भाग लेती है। तो इसमें कह दीजिएगा हाइड्रा हो गया, YEAST ईस्ट हो गया, और बहु विखंडन में प्लाज्मोडियम, MODIUM प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी होती है। बहु विखंडन में कौन होती है, तब प्लाज्मोडियम होती है, प्लाज्मोडियम जिसको हम लोग कहते हैं ये हमारा मलेरिया परजीवी होती है, मल्टीपल फ्यूजन होती है, प्लाज्मोडियम हो गया मलेरिया परजीवी होती है ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 31 के बाद 32 नंबर पर आते हैं। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है, गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर होती है। तो यहां लिख दे रहे हैं गोल्डन राइस जो होती है, गोल्डन राइस जो होती है विटामिन ए से भरपूर होती है, गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर होती है। इसमें पूर्ण मान की गोल्डन राइस में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाई जाती है, विटामिन सी की विटामिन बी नो सर, विटामिन ए। अगले नंबर पर आते हैं, टेरेडोफाइटा डैश डैश होते हैं। टेरेडोफाइटा की बात करते हैं तो इसका दो गो पार्टनर होता है हमारा, कौन कौन, थैलोफाइटा। ये बताइए थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा होती है, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा, इसका एक दो पार्टनर और है, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा होती है। लेकिन टेरेडोफाइटा की बात करेंगे तो इसमें संवहन बंडल होता है, कहिएगा संवहन बंडल, संवहन बंडल, बंडल कहिएगा जाइलम और फ्लोएम, जाइलम प्लस फ्लोएम, फ्लोएम प्रेजेंट होती है, फ्लोएम आपका दोनों संवहन बंडल होता है इसमें, और साथ साथ इसमें बीज नहीं होती है। तो कहिएगा बीज होती है कि नहीं, तो कहिएगा बीज होती है कि नहीं होती, तो बीज वाला की बीज रहित संवहनी पौधे की बीज वाला, तो कहिएगा कि संवहनी पौधे, वैस्कुलर प्लांट्स माने संवहन बंडल,
वैस्कुलर बंडल की बात किया जाता है तो बीज रहित होता है कि बीज सहित होती है, तो कहिएगा बीज रहित होता है, इसमें बीज नहीं होती है। किसमें किसमें बीज नहीं होती है, तो इसमें भी नहीं होती है, थैलोफाइटा में भी नहीं होती है, और हमारा आपका ब्रायोफाइटा में भी नहीं होती है। सही जवाब कौन होने वाला है हमारा 33 नंबर का सही जवाब क्या होने वाली है, तो कहिएगा बी नंबर ऑप्शन सर जी सही हो जाएगा। इसका और पार्टनर दो है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। किसको, तो कहिएगा कि सर जी इसको हमारा ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। लीजिए अगले नंबर पर आइएगा। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन माने कि टॉल और बौनापन ड्वार्फ की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा जाता है, क्योंकि ये भाई मेंडल वाला आप लोगों को किसी दिन लंबा क्लास लेकर समाप्त करेंगे। जेनेटिक्स का सवाल है, ये जेनेटिक्स का है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, इतना ना छोटा छोटा लिखा गया है। मटर सहित सभी जीवों में आपका बौने बीजों की तुलना में लंबे जीव समानता अधिक पाए जाते हैं। बौने जीवों की तुलना में लंबे जीव, लंबेपन के लिए जीन का प्रतीक टी था, जबकि बौनेपन के लिए छोटा वाला बड़ा टी स्मॉल टी। कोई आपका क्योंकि देखिए कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीव युग्म विकल्पो हो या दो जीन आपका युग्म विकल्पी हो। तो ये देखिए इसका सही जवाब आपका आएगा ना। देखिए आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ पर, अगर ऐसा रहता समय की कमी है, समय रहता तो इसको पूरे डिटेल्स में बता देते बौनापन लंबापन क्या है हमारा। तो आज यहाँ पर इसको आज जैसे है वैसे बता दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ सही जवाब हमारा हो जाएगा कौन नंबर, सी नंबर ऑप्शन सही कर दीजिएगा इसका। इसमें कुछ डिटेल्स नहीं कहेंगे, जगह कम है, समय कम है आपका। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है, बताइए दांत का सड़न कब होता है। दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाती है। तब जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होती है तो दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है, दांतों का सड़न शुरू हो जाती है, दांत सड़ना शुरू हो जाती है। कब, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाती है। तो अम्ल वर्षा, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होती है तो कहिएगा एसिड रेन क्या, तो इससे कम हो जाती है तो एसिड रेन का कारण बनती है, एसिड रेन का ये वजह बनती है। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है। अनॉक्सी श्वसन बिना ऑक्सीजन का, कहिएगा बिना O2 का, बिना O2 का श्वसन कहाँ होती है। तो ये कहते हैं कि अनॉक्सी श्वसन जो होती है साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में, और नहीं तो कहा जाता है अनॉक्सी श्वसन जो होती है ना ये साइटोप्लाज्म में होती है, नहीं तो हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन होता है लेकिन वहां ऑक्सीजन का अभाव होती है। कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में होती है, तब ना ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है। सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होती है, इसमें हमारा ऑक्सी रेस्पायरेशन होती है, रेस्पायरेशन इसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तब ना पाइरुविक अम्ल टूटता है CO2 और H2O में। केवल शिराओं के लाल रक्त कणिकाओं में, तो कहिएगा नहीं, कोशिकाओं के आपका कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होती है। एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हमारे 36 का एक नंबर आंसर आ गया सही सही जवाब। अगले नंबर पर आ जाइएगा, थोड़ा फास्ट कीजिए आप लोग भी। आपका ब्लड ग्रुप देखिए, वर्ग AB रक्त वाला कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या है। तो AB को तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। AB को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। AB प्लस को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, एक्सेप्टर के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं, कहिएगा इसमें नो एंटीबॉडी होती है, इसमें एंटीबॉडी इसमें नहीं होती है, नो एंटीबॉडी इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। और कहिएगा O- को कहते हैं यूनिवर्सल
यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसमें कहिएगा नो एंटीजन, इसमें एंटीजन नहीं होती है। चलिए भाई कौन हो जाएगा, तो कहिएगा कि ये एकदम हमारा ए बी कि सबसे, तो कहिएगा उपरोक्त एक से अधिक होगा कि जिसका रक्त हो क्या सब हो सकता है, सबसे ये क्या कर सकता है आपका, जिसका किस व्यक्ति से रक्त ले सकता है, सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ना है, सबसे ले सकता है ये, ऑल ऑफ दिस सबसे। तो यहां पर राइट ऑप्शन इज डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। इनमें से कौन से मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता है, मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता है। सुनिए यहां किडनी वाली बातें कर रहा है ना, तो सुनिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लोग ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, यहां से ऐसे, देखिए किडनी हो गया, और यहां से एक एक नली निकलती है, एक एक दोनों जगह से नली निकलती है, एक एक नली निकला मेरे भाई, आप लोग बता दीजिएगा यहां से। और दोनों नली जो होती है यहां पर आकर मिला, यहां पर ये हो गया, इसको कहते हैं किडनी, इसका नाम हो गया किडनी, KIDNEY, किडनी हो गया। यहां पर एगो राइट किडनी, एगो लेफ्ट किडनी, इसको कहते हैं मूत्र वाहिनी कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग मूत्राशय कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं, और इसको कहते हैं मूत्र मार्ग कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, यूरेथ्रा कहा जाता है, यूरेथ्रा URETHRA यूरेथ्रा कहते हैं, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यूरेटर URETER यूरेटर कहते हैं। यहाँ पर हमारा किडनी हो गया, हमारा ये किडनी को गो हो गया, दो गो मूत्र वाहिनी, दो गो हो गया मूत्राशय, एगो हो गया मूत्र मार्ग, एगो होती है कॉमन नली होती है, ये स्पर्म और यूरिन का कॉमन नली होती है, दो वृक्क हो गया, दो मूत्र वाहिनी, ठीक है, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होती है। एक नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगले नंबर पर आइएगा भाई, क्या है, हमारे कानों में की डैश डैश उपास्थियों के कारण, हमारे कानों में डैश डैश उपास्थि के कारण, उपास्थि जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो कान में कौन सा पाया जाता है जो कान को आसानी से मोड़ सकते हैं, तो कहिएगा कार्टिलेज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कार्टिलेज। आज की आखिरी सवाल मेरा है, आज की आखिरी सवाल है, देखिए सर क्या होने वाला है, प्रोस्टेट ग्रंथि। लो भाई प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ना, इसी के ना नीचे होती है। सुनिए यहाँ पर जो मैंने चित्र बताया है, तो कहिएगा कि ये मूत्राशय के नीचे होती है, मूत्राशय के नीचे होती है, और ये जो होती है मूत्र मार्ग के जो नली होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने से मूत्र मार्ग की नली पर दबाव पड़ती है, जिसके कारण मूत्र डिस्चार्ज करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कभी कभी तो ब्लड आने लगती है वहां से ना। तो एक बात बता दीजिएगा कि प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश डैश में प्रवेश करता है, तो जब ये मूत्राशय के नीचे होती है, मूत्र मार्ग के पास होती है, तो ये अपना स्राव बताइए डैश डैश में प्रवेश करता है इसका स्राव, तो इसका स्राव जो होती है मूत्र मार्ग में प्रवेश करेगा, यूरेथ्रा में प्रवेश करेगा, और ये मेल में स्पर्म और यूरिन का कॉमन मार्ग होती है। कहिएगा स्पर्म और यूरिन का, स्पर्म एंड यूरिन का कॉमन मार्ग होती है। इसी के माध्यम से स्पर्म भी डिस्चार्ज होता है, इसी के माध्यम से यूरिन भी, लेकिन महिलाओं में रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होता है, यूरिन डिस्चार्ज करने वाला पार्ट अलग होती है। स्पर्म एंड यूरिन का कॉमन नली होती है, कॉमन नली होती है। चलिए भाई, किनको समझ में बढ़िया से आ गया होगा आप लोग को। आज की आखिरी सवाल यही थी हमारी, और मैं आप लोगों से लेता हूं इजाजत। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप लोग जरूर कमेंट्स में आप लोग लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है, बढ़िया है ना। साइंस पढ़िए तो जबरदस्त तरीके से पढ़िए, कहारा नहीं पढ़ना है। साइंस का मतलब साइंस होनी चाहिए, जबरदस्त अंदाज होनी चाहिए, जबरदस्त तरीका होनी चाहिए। ओके बाय, थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार।